जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए वाले इंटरव्यू विषय वस्तु को लेकर। इंटरव्यू को लेकर के कैसी तैयारी की जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किन किन सेक्शनों को तैयार करना है, विशेषकर इस वीडियो में इस विषय वस्तु को लेकर के बात की जाएगी। ये क्लासेस चाहे स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यू हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हों, उन दोनों ही विषय वस्तुओं पर केंद्रित होने वाली, साथ ही साथ इसके अलावा और भी जो इंटरव्यू होंगे उन सभी जगह पर समान रूप से ये आपके लिए उपयोगी होने वाली है। हालांकि यहाँ पर स्पेशली जो फोकस किया जा रहा है वो किस विषय वस्तु को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के इंटरव्यू को लेकर के है। रीजन उसका ये है, उसके इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं, कुछ विषय को लेकर के अभी जानकारी आई है। सबसे पहला तो आपका संस्कृत विषय के हैं, जो कि सबसे पहले आयोजित हो रहे हैं, 23 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी बाकी विषयों की भी इंटरव्यू की डेट आने वाली है। रोजाना अपडेट्स आ रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं। सभी लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाएं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा। और जैसे कि संस्कृत विषय वस्तु को लेकर के नोट्स, इंटरव्यू की डेट्स आई हैं, 20 दिन दिए हैं मुश्किल से। इसका मतलब यह है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं उनको भी लगभग लगभग इतना ही समय दिया जाएगा जिस दिन भी घोषणा हो जाएगी या उस बारे में जानकारी आ जाएगी। तो इसलिए समय आपके पास में जो है वो कम है, और बिल्कुल अपनी विषय को तैयार करें, अपनी सारी चीज़ों को तैयार करें। तो मुद्दा ये होता है कि किस प्रकार से इंटरव्यू होने वाला है, क्या है इंटरव्यू, कौन कौन से सेक्शनों पर क्वेश्चन आने वाले हैं, किन विषय वस्तुओं पर बात होगी। एक एक बात को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उठा करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे, कम से कम शब्दों में और संक्षेप में। विशेषकर इस वीडियो में जो है आपको सेक्शन बताने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें पहली बात की इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू आपकी एक परीक्षा है जिसमें आपकी जो बहुमुखी व्यक्तित्व है उसका परीक्षण होने वाला है। बहुमुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या है यहाँ पर, अर्थात उसका आशय यह है कि सबसे पहली बात तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके नैतिक मूल्य, आपके एथिक्स, आपके इंटीग्रिटी को लेकर के, आपके उसके पश्चात में विषय वस्तु आती है कि आपका सब्जेक्ट पर कमांड कितनी है। जिस परीक्षा के लिए हम आए हुए हैं उस मानदंड पर या उन मानदंडों पर हम कितना क्या खरे उतर पा रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा जो सर्वांगीण चरित्र होता है, तौर तरीका है, उन सभी चीज़ों पर बात होगी। ना केवल विषय वस्तु के ज्ञान को लेकर के, बल्कि इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता है, चीज़ों को फेस करने का मादा है, उन सभी विषयों पर चीज़ों को चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि जो नैतिक मूल्य हैं हमारे, हम उनको कितना लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि साहब जी सच बोलने वाले विद्यार्थी है ना, सत्य के साथ कितने खड़े हैं, ईमानदार कितने हैं, कमिटेड कितने हैं, ठीक है, चीज़ों का कितनी मजबूती से सामना करते हैं, टफ टास्क को कैसे डील करते हैं, क्या वो चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में दिखती हैं, शब्दों का और बॉडी लैंग्वेज का जो सामंजस्य होना चाहिए वह है कि नहीं है, सही प्रकार से डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जिस परीक्षा के लिए चयनित हो रहे हैं उस विषय वस्तु पर कितने फिट बैठ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है, दैट इज इंटरव्यू। तो कोई एक चीज़ बस नहीं है कि हाँ केवल आपका सब्जेक्ट या केवल आपका नॉलेज बस पूछा जाएगा, उसके अलावा बाकी बातें भी मायने रखती हैं, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करते हैं। तो ये तो बात हुई कि इंटरव्यू में किन चीज़ों का परीक्षण होने वाला है। अब देखिए वहां पर आपका इंटरव्यू तो स्टार्ट हो चुका है। मान के चलिए कि जैसे ही आप रूम में एंट्री के लिए आते हैं वहां से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। और अगर देखा जाए तो इसके पहले जब आपको बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस रूम नंबर में, इस बोर्ड में है, और आपको बाहर बिठाया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका नंबर आएगा उसके बाद में आप जाएंगे। मुश्किल से वहां पर आधे घंटे 1 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि दो दो तीन तीन विद्यार्थियों को ले जाया जाता है। तो आपका इंटरव्यू तो वहीं से स्टार्ट हो चुका है। चेहरे पर भाव आना इत्यादि वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। कैमरे भी लगे होते हैं, इस बात को आप जानते ही होंगे, बाहर जो विद्यार्थी बैठे हैं क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी चीज़ें अंदर दिखाई देती हैं। तो वहां से ही स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में जो औपचारिक रूप से जिसको कहा जाता है वो आपका स्टार्ट होता है कि जैसे ही आपने एंट्री के लिए अनुमति मांगी, तो वहां से आपका स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू। बिगिनिंग में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, आपके हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपका सलीका, ठीक है, आपका मैनर, इन सभी चीज़ों को वहां पर देखा जाता है। ठीक है,
बट ये बिल्कुल शुरुआती मानदंड होते हैं या शुरुआती चीज़ें होती हैं। शुरुआत में सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने का प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर एंट्री अपनी देने का प्रयास करते हैं। परंतु बात दरअसल ये है कि आपका इंटरव्यू मान के चलिए कि जैसे आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट चलने वाला है, तो बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कि आर्टिफ़िशियल होती हैं, तो शुरुआत के 2-5 मिनट तक तो चल जाती हैं। परंतु उसके बाद में जो रियलिटी होती है, धीमे-धीमे जैसे चर्चाएँ आगे बढ़ती हैं, तो चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। चाहे वो बॉडी लैंग्वेज का हो, चाहे सब्जेक्ट को ज्ञान को लेकर के हो, चाहे अन्य विषय वस्तुओं के ज्ञान को लेकर के हो, चाहे एथिक्स और इंटीग्रिटी इत्यादि विषय वस्तु को लेकर के हो। ठीक है? तो प्रयास उसमें यही होना चाहिए कि बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के एंडिंग तक अपने आप को हम साधे रखें। ठीक है? और खासकर जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस दौरान में अपने आप को संयमित रखें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने आप को बैलेंस रखें और शब्दों का क्रम भी ना टूटे, ज़ुबान भी उतनी ना लड़खड़ाए। एक जनरलाइज़ वे में, एक सामान्य तौर पर हम बातचीत कर पाएँ। तो इंटरव्यू तो यहाँ से ही स्टार्ट हो चुका है। इन सब बातों के नंबर या तो जुड़ने लगे होते हैं या तो नंबर कटने लग जाते हैं। इसके बाद में आते हैं जो अगला एस्पेक्ट होता है। हम यहाँ पर एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप बात यहाँ करने वाले हैं, जिस जगह पर आप जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप तो होता है आपका कि यू। यू का मतलब यहाँ पर क्या है? एंट्री, बातचीत करना, अभिवादन करना, बैठने का तरीका, उसके बाद में आपने धन्यवाद दिया, नहीं दिया, यहाँ से वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। जैसे ही आप बैठे हैं, पोस्चर किस तरह से आपने मेंटेन किया हुआ, यहाँ से बातें शुरू हो चुकी हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। साहब इस बात को आप समझिए। यू के अंतर्गत ये सारी बेसिक बातें तो आती ही आती हैं, आपका ड्रेसअप, बाकी चीज़ें। पर इसके बाद में जो बात शुरू होती है, यू का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, सामान्यतः जैसे पूछा जाता है कि हाँ, आप अपने बारे में संक्षेप में बताइए। तो आप किस तरह से बताते हैं? क्या बहुत लंबे-लंबे सेंटेंस बता रहे हैं? यदि बता रहे हैं तो उस बात को पसंद नहीं किया जाता है और बोर्ड मेंबर्स टोकना स्टार्ट कर देते हैं कि बोले साहब नहीं, इतना लंबा नहीं। इन शॉर्ट ये चीज़ यहाँ से शुरू हो जाती है। बताने का आशय ये है कि क्या करना चाहिए? संक्षेप में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, कम से कम शब्दों में, बेहतर से बेहतर अपनी अभिव्यक्ति को रखते हुए अपनी बात को रखेंगे। इस बात को ध्यान दें। यू के अंतर्गत ही ये आता है। इसके बाद में अगला जो सेक्शन आपका आने वाला है, वह सेक्शन होता है आपका कि साहब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक? ज़रूरी नहीं है कि ये पहला नंबर पर जो आपको दिया है उसके बाद में 2 नंबर पर दिया मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मान लीजिए 3 नंबर पर मैं दे देता हूँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कहा जाए कि साहब जी सब्जेक्ट में भी आपके अलग-अलग होंगे, चाहे आपका यूजी के सब्जेक्ट हों, चाहे पीजी के सब्जेक्ट हों, इन सभी विषय वस्तुओं पर बात होगी। इसके अलावा किसी ने शायद हो सकता है पीएचडी की हो, उन विषय वस्तुओं को लेकर के बात होगी, किसी ने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, कोई अदर कोर्सेज़ वगैरह किया हुआ है, इन सभी चीज़ों पर बात होगी। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस यहाँ से ही स्टार्ट हो सकता है सीक्वेंस यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। एक और स्टेपिंग आती है आपकी, बोले साहब करंट अफेयर्स को लेकर के, तो हो सकता है कि करंट अफेयर से बात स्टार्ट हो जाए। परंतु जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ लगभग मोटे तौर पर वो यही-यही होते हैं। जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं उसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। किसी विद्यार्थी में यहाँ से चालू हो जाएगा, किसी के में यहाँ से चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया आपको? सबसे पहला स्टेप होता है क्या? यू। बेसिक जानकारी पूछेंगे, नाम पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपसे संबंधित कोई ऐसी खास डेट है, उसके बारे में पूछेंगे, दिवस के बारे में पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पर पड़ने वाले कोई ऐसे दिवस हो, उन विषय वस्तुओं के बारे में पूछेंगे। कोई राष्ट्रीय दिवस है, कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कोई खास प्रकार की घटना है, उस विषय वस्तु को लेकर के पूछेंगे। खासकर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, एक्टिविटीज़ रही हैं, उन विषय वस्तुओं के बारे में इस पर चर्चा होती है। जनरलाइज़ क्वेश्चन कई बार ये हो जाता है कि हाँ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या उस दिन कोई राष्ट्रीय दिवस, कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ता है? इतिहास के आप मान लीजिए विद्यार्थी हैं, तो साहब इतिहास में कोई क्या खास घटना होती है क्या? इस प्रकार से क्वेश्चनों की वहाँ पर शुरुआत होती है। दूसरा यू के अंतर्गत ही सेक्शन आता है कि साहब आप जिस गृह जिले से बिलॉन्ग करते हैं, उस जिले के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहाँ पर कोई ख़ास चीज़ क्या है? अपने शहर के बारे में बताइए, अपने ज़िले के बारे में बताइए, अपने संभाग के बारे में बताइए, उसकी प्रशासकीय संरचना बताइए, उसकी संस्कृति बताइए, ठीक है? उसके साथ-साथ उसका हो सकता है कि आपसे इतिहास पूछ लिया जाए, कोई ख़ास चीज़ के लिए जाना जाता है, उस बारे में पूछा जाए, कोई विशेषता है, कोई उपनाम है, उस बारे में पूछा जाए। करंट अफ़ेयर वगैरह में कोई चीज़ के लिए चर्चा में रहा हो, चाहे कोई योजनाओं में योगदान रहा हो या कोई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई रैंकिंग वगैरह में कहीं पर आया हो या माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय जैसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे जो लोग हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की योजनाओं इत्यादि वगैरह का वहाँ से कोई शुभारंभ किया गया हो, उन विषय वस्तुओं के बारे में पूछते हैं। डेमोग्राफी के बारे में पूछते हैं कि जिन क्षेत्रों से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलॉन्ग करते हैं,
वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, कौन से वर्ग के लोगों के लिए वहाँ का क्षेत्र विशेषकर जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ होने वाले हैं। इसके साथ-साथ अपन देखेंगे कि कहीं न कहीं ये चीज़ भी पूछी जाती है कि साहब वहाँ पर आपके शहर में या आपके उस गृह जिले में ऐसी ख़ास चीज़ें क्या हैं? इस प्रकार से कहीं न कहीं क्वेश्चनों की शुरुआत बिगिनिंग में होती है। ये सारे सेक्शन जो हैं आपके वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? यू के अंतर्गत आ रहे हैं। इस चीज़ को इंटरव्यू शुरू करने के लिए पहला प्रयास माना जाता है कि हाँ, 2-5 मिनट ये बातें हों और इस दौरान में कहीं न कहीं जो विद्यार्थी कैंडिडेट है, थोड़ी-सा नॉर्मलाइज़ हो जाए वो। थोड़ी-सा अपने आप को अच्छा फ़ील करने लगे, माहौल के अनुसार ढल जाए, फ्रेंडली फ़ील करने लगे। तो इन सब बातों का उद्देश्य होता है, अच्छे आंसर देंगे आप, सही तरीके से आंसर देंगे, सधे हुए नपे-तुले आंसर देंगे, तो डेफ़िनिटली आप यहाँ पर भी नंबर गेन करते हैं, ठीक है? जैसे कि पूछा जाता है कि नहीं आप अपने शहर के बारे में सांस्कृतिक विविधता बताइए, तो आपको सांस्कृतिक ही बताना चाहिए, ना कि अन्य विषय वस्तुओं को लेके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताने लग गए या ज्योग्राफी बताने लग गए। जो चीज़ पूछी जा रही है, उस विषय वस्तु पर केंद्रित रहिए। उसको कम से कम शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करिए। उसका रीज़न ये है, देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है आपके पास में वहाँ पर। आपने यदि संक्षेप में बताया है, तो यदि उसके बाद में भी कोई क्वेरी होगी, तो आपसे पूछेंगे। यदि नहीं होगी, वो समझ जाएँगे और सच बात तो ये होती है कि आपके द्वारा दिए जाने वाले आंसर की शुरुआती लाइनों से ही वो समझ जाते हैं कि हाँ, किस वे में आप आंसर देने वाले हैं। उसमें वो सैटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर भी कोई तथ्यात्मक या कोई ऐसी स्पेशल जानकारी होगी, यदि वो जानना चाहेंगे, तो डेफ़िनिटली वो आपसे पूछेंगे ही। तो अगले पूरक प्रश्न के उत्तर में आप उस बात को बता दीजिएगा। इसलिए पहला जब आप देंगे आंसर, जब क्वेश्चन पूछा गया है, तो संक्षेप में देना चाहिए उत्तर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये यू के अंतर्गत आ रही हैं। दूसरा जो सेक्शन निकल कर के आता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी तीनों चारों बातें आपकी आने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि यूजी में आपके सब्जेक्ट क्या रहे, उन विषय वस्तुओं को लेकर के पूछेंगे। उसके पहले यदि ऐसा कुछ है कि 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट अलग था, स्ट्रीम अलग थी, बाद में यूजी के दौरान में आपने परिवर्तित किया हुआ है, तो उसका कारण कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है? तीसरा होने वाला है कि यूजी के जो विषय हैं, कहीं न कहीं उन पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, सामान्य क्वेश्चन होते हैं, उन पर बात होगी। अगला जो सेक्शन होता है कि आपने उसके साथ-साथ कोई और डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कुछ और भी किया हुआ है क्या? उसके आगे कुछ आपने तैयार किया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीजी यहाँ पर तो कंपल्सरी है। पीजी के बारे में पूछेंगे, कोई डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर पर डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है? उस पर पूछेंगे। आईसीटी वगैरह को लेकर के कुछ आपने कोर्स किया है, जो भी आपने फॉर्म में लगाई हुई हैं, जानकारियाँ दी हैं, उन विषय वस्तुओं को लेकर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वहाँ कहीं न कहीं वो सब्जेक्ट पर फ़ोकस हो जाता है, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बोले सर पीएचडी कर रहे हैं या हो चुकी है या पहले अपन सबमिट कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चन आएँगे। तो ये क्या है, ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनरलाइज़ क्वेश्चन से शुरुआत होती है और हायर तक जाते हैं। कंप्यूटर में आपने हाल-फिलहाल में डिप्लोमा किया है, उन पर भी क्वेश्चन आ जाने वाले हैं। पीजी में जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, उससे संबंधित खासकर विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को समझिए क्योंकि लेटेस्ट उसको ही माना जाता है या हो सकता है पीजी आपने आज से 5 साल पहले करके रखा हुआ है। अभी हाल-फिलहाल में क्या कर रहे थे आप? इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 साल से कुछ भी नहीं किया तो क्यों नहीं किया आपने? क्यों खाली बैठे रहे? इन पर क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इनका आपको संतोषजनक उत्तर देना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी कला होती है, जो पहली बात कि बोलने के दौरान आंसर देने का जो तरीका है आपका, वो सही होना चाहिए और दूसरा जानकारी सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कई बार इन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग्स भी हो जाती है, ठीक है? तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, पहले से ही सुनियोजित करके रखें आप, उन बातों को सही तरीके से रखें। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे किसी ने पीएचडी किया हुआ है, तो पीएचडी के आपके विषय क्या थे, उस पर क्वेश्चन होगा, उस बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? पीएचडी किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने रिसर्च की हुई, तो रिसर्च पर क्वेश्चन होने वाले हैं साहब कहीं न कहीं। रिसर्च की है, साथ ही साथ आप टीचर बनने वाले हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दे रहे हैं आप। तो कहीं न कहीं टीचिंग को लेकर के क्वेश्चन होने वाले हैं, शिक्षा को लेकर के क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक सा पूछ लिया आपसे कि शिक्षा आपके हिसाब से क्या है? शिक्षा की परिभाषा क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? या किसी विद्वान के अनुसार आप बताइए शिक्षा की परिभाषा। आप खुद क्या समझते हैं शिक्षा के बारे में? इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पर हो जाने वाले हैं, इस बात को आप समझिए, ठीक? इसमें एक बात को जानने की ज़रूरत है आपको कि पीजी आपका लास्ट माना जाता है, लेटेस्ट माना जाता है। कहीं न कहीं उसमें थोड़ी-सा घुस कर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो निकल के आएँगे। इन सब बातों का बताने का आशय ये है कि आपको ये सारे सेक्शन तैयार रखने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके यूजी के हैं, उनको भले ही कम तैयार करें पर कर लीजिएगा।
पीजी के बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, पीएचडी का आपने लगाया हुआ उसके बारे में विधिवत तैयार रहिएगा, ठीक है। किसी राज्य स्तरीय सब्जेक्ट पर आपने की है, मध्य प्रदेश राज्य पर ही डेफिनेटली की होगी, उससे संबंधित चीजें पूछ लिए जाएंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। बैकग्राउंड पर पूछ लिया जाएगा कि इन विषयों को लेकर या इन चीजों को लेकर के और भी क्या काम हुए हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जाते हैं, अगला जो आपका सेक्शन आ जाने वाला है वो कहलाता है कि करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर दोनों प्रकार से आएगा। एक तो होता है आपका कि हाँ एक जनरल करंट अफेयर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जनरल स्टडी वाला करंट अफेयर। दूसरा होने वाला आपका एमपीजीएस का करंट अफेयर। और जो तीसरा स्पेशल होने वाला है वो होगा आपके सब्जेक्ट का करंट अफेयर, चाहे किसी का जूलॉजी हो, किसी का बॉटनी हो, किसी का हिस्ट्री हो। क्या अभी हाल फिलहाल में यानी साल 2 साल 5 साल में कोई ऐसी चीजें, इतिहास विषय है आपका तो इतिहास में कोई चर्चा में रही है क्या? जूलॉजी सब्जेक्ट रहा है तो जूलॉजी में चर्चा में रही क्या? संस्कृत है तो संस्कृत में चर्चा में रही है क्या? क्या भारत सरकार के द्वारा कोई योजनाएं चलाई गई हैं, कोई प्रोग्राम चलाया गया है, कोई छात्रवृत्तियां चलाई गई हैं, कोई घोषणाएं की गई हैं, कोई नया इनिशिएटिव चलाया गया है? इन सब विषय वस्तु पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये चीजें कैसे तय होती हैं? जब आपका फॉर्म उनके पास में गया है तो उसमें पूरा का पूरा आपने दिया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं बहुत पहले से वो तैयार करते हैं। आप भी तैयारी करके जा रहे हैं, वो भी तैयार करते हैं। उनके पास में क्वेश्चन लिखे होते हैं लगभग लगभग हर फॉर्म को उन्होंने प्रिपेयर किया होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। यूं ही रैंडमली क्वेश्चन कॉमन टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते। इनका सब्जेक्ट अलग है, इनसे अलग क्वेश्चन होने वाले हैं, इनका सब्जेक्ट अलग है, इनके क्वेश्चन अलग होने वाले हैं। कभी भी ये होता है जो करंट का लिंक अप होगा वो आपके सब्जेक्ट के साथ में भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर वाले ये सेक्शन हो जाने वाले हैं। इसके बाद में जो आपका अगला सेक्शन बचता है वो कहलाता है मध्य प्रदेश। वैसे तो उसको जीएस कहना चाहिए, परंतु जीएस में भी फोकस किस पर होने वाला है? एमपी पर कहीं ना कहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में भी कौन कौन से सेक्शन जो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है, उसके आगे सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश कला संस्कृति इतिहास को लेकर के अभी हाल फिलहाल में कोई चर्चा में है क्या, या इतिहास को लेकर मध्य प्रदेश की विशिष्ट जानकारी, भूगोल को लेकर कोई विशिष्ट जानकारी, कोई नया इनिशिएटिव कुछ आया हो उस बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की शासकीय योजनाएं, शासकीय प्रोग्राम, कोई न्यू इनिशिएटिव्स जो स्टार्ट किए गए हैं उन पर क्वेश्चन होंगे। भारत सरकार के द्वारा भी स्टार्ट किए गए हैं, उसी को अगले स्टेप में बढ़ाया है एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन स्टेपिंग्स को पूछा जाएगा। खासकर मध्य प्रदेश में संस्कृति को लेकर के, कला को लेकर के, धर्म को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, सिंचाई परियोजना इत्यादि वगैरह को लेकर के प्रायः क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन सेक्शनों को आपको तैयार रखना पड़ता है। आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी किसके पर्सपेक्टिव में? एमपी के पर्सपेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री को लेकर के एमपी की एक विशिष्ट जानकारी वो चाहेंगे। क्वेश्चन भले ही आप कह सकते हैं कि हाँ सामान्य है, परंतु जो उत्तर होगा वो चाहेंगे कि एक विशिष्ट प्रकार का आप उत्तर देंगे जो कि आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करता हो। एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो एमपीजीएस वाला हो गया। नेक्स्ट, आप जिस चीज के लिए आए हुए हैं, आप टीचर बनने के लिए आए हैं वहां पर, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, ठीक, स्टेट सर्विसेज का दे रहे होते तो वो उस पर्सपेक्टिव से पूछते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं विशेषकर कहाँ, टीचर को लेकर के। तो टीचिंग को लेकर के पूछा जाएगा कि शिक्षण क्या चीज है, शिक्षण के कोई सिद्धांत वगैरह है, उनको लेकर के क्वेश्चन हो सकता है। भारत के जो प्रमुख शिक्षक हैं उनके बारे में क्वेश्चन होंगे, महानतम शिक्षक उनके बारे में, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, उनके क्वेश्चन हो सकते हैं या उन पर क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके बारे में पूछ लेंगे। राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन होने वाले हैं। बताने का आशा है कि आपको ये सेक्टर भी तैयार करना पड़ेगा। इस पर हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप टीचर बन जाते हैं, आपको सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्लास में विद्यार्थियों को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर कोई कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि साहब आपको एक कंडीशन बता दी गई कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया, आप टीचर हैं, क्लास है, इतने इतने बच्चे हैं, उनमें कुछ बच्चे इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है। कुछ क्लास में को परेशान करने या डिस्टर्ब करने के लिए हैं, कैसे डील करेंगे। तो कंडीशनल क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी को क्वेश्चन हो सकते हैं लेकर के, तो बोले साहब जी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, बोले साहब जी रेड हेरिंग क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र में रेड हेरिंग क्या कहलाता है, इस बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों ही, इन सब सेक्टरों को अपन को क्या करना पड़ेगा, विधिवत तैयार रखना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है कि लगता है अपन को कि नहीं हमारा जो स्पेशल सब्जेक्ट है पीजी में हमको केवल वो बस तैयार रखना है, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी की बात होती है। इसके अलावा भी बाकी जो एस्पेक्ट हैं आपको वहाँ तैयार रखने हैं। इस बात के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा साहब जी,
ठीक है, इस पर क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो फिर मिसलेनियस वाला सेक्शन आता है। मिसलेनियस सेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आपने स्पेशल डॉक्यूमेंट दिए हैं, सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, कोई अलग से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स में कोई योगदान दिया, उस पर क्वेश्चन होंगे। एनसीसी वगैरह को लेकर होंगे, एनएसएस वगैरह को लेकर के क्वेश्चन हो सकते हैं साहब। इस बात को समझिए। इन सभी विषय वस्तुओं को अपन किस में शामिल कर रहे हैं? मिसलेनियस में। और इसके साथ साथ देखा जाए तो आपकी हॉबी पर क्वेश्चन होंगे। प्रायः हॉबी पर क्वेश्चन होता ही होता है। हालांकि स्पेशली हॉबी मात्र नहीं पूछी जाती, फॉर्म में आप जब देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी जो आप अपने बारे में देना चाहें, जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो। तो पहली बात तो उस फॉर्म को सही तरीके से भरना चाहिए, सही तरीके से लिखना चाहिए। दूसरी बात, जो चीज़ अपन ने लिख दी हैं, वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जब वहाँ क्वेश्चन पूछा जाए उस पर, तो उसको सही तरीके से बता सकें, नपा-तुला आंसर दे सकें, ऐसा आंसर दे सकें कि जो सैटिस्फाइंग हो उनके लिए। ये नहीं हो कि अपन ने लिख तो दी कुछ भी हॉबी, बोले क्रिकेट खेलना, म्यूज़िक सुनना, तो गलत प्रकार से हॉबियों को ना तो लिखेंगे, ना ही बताएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं, तो सर संगीत सुनना, तो अब संगीत सुनना आपने लिख दिया है, उसका मतलब क्या है? वहाँ आपने क्लैरिफ़ाई नहीं किया। तो वो आपसे पूछेंगे कि बोले ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत प्रकार से कौन से हैं, उसके बारे में प्रकार बताइए। फिर आप कहेंगे नहीं सर वो शास्त्रीय नहीं, मेरा मतलब वहाँ पर ये था कि जो नॉर्मल गाने होते हैं फ़िल्मों के, मैं उनको सुनता हूँ, पुराने गाने, नए गाने, ये टाइप से करेंगे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ फर्स्ट एट साइट एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि जब आप इस प्रकार के गीत सुनते हैं, तो आपको लिखना चाहिए था सुगम संगीत, ना कि पूरा संपूर्ण संगीत लिख देना चाहिए था। ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं डिफ़ाइन होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, और भी इसी प्रकार से मिस्टेक करते हैं, स्पोर्ट्स को लेकर के लिख दिया, बोले क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना। फिर वो पूछेंगे आपसे कि यदि क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है, तो आपने इस दिशा में करियर क्यों नहीं बनाया अपना? किस लेवल तक खेले हैं? स्टेट लेवल पर खेले हैं, नेशनल लेवल खेला है आपने साथ भी, क्या खेला है? रणजी तक खेले हैं, नहीं खेले हैं, कहीं ट्रेनिंग ली थी, क्या प्रयास किया आपने इस दिशा में? ये एक जनरलाइज़ हॉबी है। उन पर क्वेश्चन आने वाले हैं साहब, उसको आपको तैयार रखना पड़ेगा और बिल्कुल एक सैटिस्फैक्शन के साथ में वहाँ आंसर होना चाहिए। कई बार गलती कर बैठते हैं और तैयार नहीं भी करते उन चीज़ों को, तो बहुत फ़ील्ड्स होती हैं इसमें, बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। इन सब विषय वस्तुओं को तैयार रखिए। ये सब किसमें आ रहा है? ये मिसलेनियस के अंतर्गत आ रहा है। और भी कई क्रॉस क्वेश्चनिंग इस पर निकल आती है। उस दिन का न्यूज़पेपर है, उसमें कोई घटना आई हुई है या तो 4-10 दिन से कोई चीज़ चर्चा में है, उस पर आ जाएगा। वैसे तो डेली की उस दिन की घटनाओं पर क्वेश्चन कम होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं कि कोई मुद्दा चर्चा में हो, चाहे पिछले 15 दिन से, 1 महीने से, 6 महीने से कोई चीज़ अगर ऐसी चर्चा में है जिसको लेकर लगातार करंट में वो चीज़ बनी हुई है, तो उस पर क्वेश्चन होगा। प्रायः घटनाएँ कौन-सी होती हैं? क्योंकि हर दिन तो बहुत सारी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं। प्रायः घटनाएँ वही होने वाली हैं जिसका इम्पैक्ट समाज के बहुत बड़े वर्ग पर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई घटना मान लीजिए कि 5 लाख लोगों को प्रभावित करती है, जबकि वहीं कोई और घटना है जो कि 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। तो डेफ़िनेटली वो घटना जो 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस पर लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस पर व्यू भी पूछ लिया जाता है और फैक्ट्स भी पूछे जाएँगे आपसे, कि पहली बात तो फैक्ट्स बताइए कि हाँ बेसिक क्या है ये? क्यों चर्चा में रहा? वो आपने बता दी तो उसका अगला क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि इस विषय वस्तु को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्या इसको लेकर के शासन ने कोई कानून बनाया हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कभी ये मामला गया हुआ था? उस पर डिसीजन क्या आया है? उसकी गाइडलाइन क्या है? उसके लिए संहिता कोई बनाई गई है तो क्या है साहब? कहाँ पर वो दिया है? कानून के किस प्रावधान में दिया है? संविधान में दिया तो संविधान में कहाँ दिया हुआ है? कुछ इस प्रकार से वहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये चीज़ें किसमें अपन काउंट कर रहे हैं? ये मिसलेनियस के अंतर्गत अपन काउंट कर रहे हैं। पहली चीज़ कि इन सब सेक्शनों को आप तैयार करिए। दूसरी बात, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। ठीक है? सेक्शनों को अच्छे से तैयार करिए का मतलब ये कि ये सिर्फ़ उथले तौर पर नहीं होना चाहिए। काफ़ी डेप्थ में आपको तैयार करना पड़ेगा। यही वजह है कि इंटरव्यू का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ब्रॉड कहलाता है, पहली बात। क्योंकि कुछ भी आ सकता है। दूसरा ये होता है कि वो कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फ़ॉर्म के द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं, उस पर आधारित होता है। इस बात को आप समझिए। तो जो भी जानकारी आपने दी है, कहीं न कहीं उस पर क्वेश्चन आएगा। अपने फॉर्म को ही काफ़ी अच्छे से देखिए या किसी जानकार व्यक्ति को, किसी अनुभवी व्यक्ति को दिखाइए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प हो पाने वाली है। सिर्फ़ ये मत करिए जो कई विद्यार्थी करते हैं, बोले नहीं सर मॉक हमने दिए थे, प्रैक्टिस कर ली थी और बस पहुँच गए। इस दिशा में
हम और हमारी टीम आपका सहयोग कर सकती है। पूरा का पूरा इसका पर्सपेक्टिव हम लोगों ने बनाया हुआ है, विधिवत उसकी तैयारी करवा रहे हैं। पूरे के पूरे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको देखकर, उसको एनालाइज़ करके पूरी की पूरी टीम सेक्शन तैयार करती है। इन पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएँगे, इस विद्यार्थी से क्या पूछा जाएगा, पूरा स्टडी किया जाता है। फिर आपको बताया जाता है उसमें कि देखिए आपके फ़ील्ड्स ये बन रही हैं, ये सेक्शन निकल के आ रहे हैं। मोटे तौर पर तो ये सेक्शन मैंने अभी बताए, 4-10 सेक्शन हैं। लेकिन उसके बाद में फिर उसके अंदर की चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका फॉर्म में जो आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दी है, 12th में आपका सब्जेक्ट कुछ था, यूजी के दौरान में आपने चेंज किया हुआ है या पीजी के दौरान में चेंज किया हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई जाती हैं। साथ ही साथ जो आपका पीजी में सब्जेक्ट रहा, उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी और जितनी फ़ील्ड्स बताई गई हैं, जो कहीं न कहीं लिंक अप होने वाली है तीनों चारों बातों से। आपके पर्सनल बायोडेटा से, दूसरा आपके गृह जिले से, तीसरा आपके राज्य से, चौथा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, पाँचवाँ आपके करंट अफेयर सिनेरियो इत्यादि से, छठवाँ कहीं न कहीं नियम कानून या गवर्नेंस से। उन सारी चीज़ों को एग्ज़ैक्टली फ़ोकस करके बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी ने बीएड किया हुआ है, तो बीएड किया है तो कहीं न कहीं क्वेश्चन तो आएँगे आपसे। क्या क्वेश्चन आएँगे? किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं? वो सारे विषय वस्तुओं को हम लोग स्टडी करके एक-एक विद्यार्थी को इंडिविजुअल क्लासेस में, जिसको पर्सनल क्लासेस भी बोलते हैं, उसमें बताते हैं। ठीक है? तो यही प्रोग्राम है अपना, पूरी पूरी विधिवत तैयारी का। कॉमन क्लासेस जिसमें आपको एक बेसिक, एक रफ आइडिया मोटे तौर पर मिल जाता है कि हाँ, क्या होने वाला है। बिल्कुल सटीक आइडिया मिलेगा आपको उसका। सच बात तो ये है कि साहब अभी तक जो सोच रहे थे, उसके आगे और भी क्या चीज़ें हैं। तो वो आइडिया आपको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद में जो अगला कोर सेक्शन आता है, वो होता है पर्सनल क्लासेस। जितनी ये जो बातें बताई गई, इंडिविजुअल व्यक्ति पर आधारित, वो पर्सनल क्लासेस में बताई जाती हैं, वन टू वन क्लासेस बताई जाती है कि देखिए आपका फॉर्म, आपका बायोडेटा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये बोल रही हैं। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को विधिवत स्टडी करके हम लोग बताते हैं। और फिर जब ये सब चीज़ें बताते हैं, तो उस दौरान में होता क्या है पर्सनल क्लासेस में कि साहब देखिए फर्स्ट पर्सनल क्लासेस में ही आपको थोड़ी-सा हमने पढ़ लिया, कुछ आपने हमें पढ़ लिया। उस दौरान में ही आपको बता दिया जाए कि देखिए आपको ये सेक्शन तैयार करने हैं। इतने सेक्शन बता दिए जाएँगे कि आप खुद बोलेंगे सर 2-4 दिन हमको चाहिए, ठीक? 2-4 दिन में आपने वो तैयार करके आए तो दूसरी क्लासेस में उसके आगे का सेक्शन बताया। फिर 2-4 दिन में आपने उसको तैयार किया, तीसरे सेक्शन में उसके आगे का सेक्शन बताया जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तैयार करवा दी जाएँगी, तो फिर अगली स्टेप क्या बनता है? उसका अभ्यास। वो किसमें होता है? वो इसमें होता है। इस बात को समझिए, ठीक? चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफ़लाइन हो, वो इसमें काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। वही चीज़ें, वही सेक्शन, वही आपका फॉर्म, उसके अंदर की कोर इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उससे संबंधित जितना विधिवत पहलू अभी मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ों पर वहाँ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो आपने तैयार किया, अब उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तैयार किया या आपको तैयार करवाया गया क्लास में, उसके बाद आपकी क्या हो गई? बोलने की प्रैक्टिस भी हो गई। उसमें फ़ायदा फिर आपका ये भी होता है कि किस बात को कैसे बोलना है, किस बात को कैसे नहीं बोलना है, कौन-सी बातों को सामने रखना है, कौन-सी बातों को आप इस तरह से ना रखें कि उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। नहीं तो कई बार होता है बोल बैठे। पहले से ही उन बातों पर ध्यान दिला दिया जाता है। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है विधिवत तैयारी। तो बताने का आशय है कि केवल मॉक नहीं, विधिवत स्टेप बाय स्टेप तैयार करिए, अच्छी तैयारी से जाइए। यूँ ही नहीं कि बस हाँ, ठीक है देखा जाएगा। अच्छी तैयारी से जाओगे डेफ़िनिटली सिलेक्शन उठाओगे, अधिकतम नंबर उठाओगे, ठीक है? और कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं मेरे रिटर्न में कम नंबर हैं। रिटर्न में कम हो चाहे ज़्यादा हो, अब वो गया पहलू। जिसके रिटर्न के साथ-साथ इंटरव्यू में भी ज़्यादा नंबर होंगे, उसका सिलेक्शन होगा। केवल रिटर्न में ज़्यादा, इंटरव्यू में अगर एकदम से घट के काफ़ी कम नंबर आ गए, बाहर हो जाएँगे। कितने ही नंबर हो रिटर्न में। किसी को भी इतने नंबर नहीं मिलते कि साहब इंटरव्यू में बुरा परफॉर्मेंस दें तो भी सिलेक्शन हो जाए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की सिचुएशन होती है, इस बात को समझिए। रिटर्न में भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इंटरव्यू में भी आपको अपना बेस्ट देना ही देना है, ठीक है? क्योंकि रिटर्न में मान लीजिए 10, 20, 30 नंबर ज़्यादा हैं, 100 नंबर का इंटरव्यू है, किसी विद्यार्थी को 20 ही नंबर मिले और किसी को मिल गए 80 नंबर, तो रिटर्न में ज़्यादा वाला भी जो होगा वो बाहर हो जाएगा। जबकि रिटर्न में कम नंबर जिसको मिले थे, इंटरव्यू में इतने हायर मिल गए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो इंटरव्यू की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको विधिवत तैयार करना पड़ता है, ठीक है?
ये काफ़ी अनुभवों से आता है, या तो 2, 4, 10, 20 बार अपन इंटरव्यू दे चुके हों, लगातार दे रहे हों। ये भी नहीं हो कि बहुत पहले दिया था 5 साल पहले, 7 साल पहले, नहीं। लगातार दे रहे हों, टच में बने हों, कंटिन्यू कंटिन्यू हों अपन उस चीज़ में, तब या तो ये चीज़ें हो पाएँगी। कई बार विद्यार्थी खुद को भी नहीं देख पाता कि नहीं यार, ये सेक्शन भी कहीं न कहीं मिस हो रहा है, छूट रहा है। उसकी जो विधिवत तैयारी है, उसमें आप लोगों को हेल्प की जा सकती है। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। अच्छा खासा बैच आपको मिल जाएगा, चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँगी। तो कुछ एक मोटे तौर पर जो सेक्शन थे, मैंने वो आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बताए हैं, बहुत ही मोटे तौर पर बताए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सच बात तो ये है, बहुत कुछ है। गिनी-चुनी फ़ील्ड्स बताई हैं। इसकी 3 गुनी फ़ील्ड्स हैं कम से कम, जिन पर बातें की जा सकती हैं, और फिर उसके अंदर में जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन्स होने वाले हैं, उन पर बात की जाएगी। तो वो तो सैकड़ों की संख्या में आते हैं साहब। सारे सेक्शंस को हमको तैयार करना पड़ेगा, और समय है अब आपके पास में कम, इसलिए बिना देर किए यदि विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो समय गंवाए बिना दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बैचेस फुल हो जाएंगे। काफ़ी विद्यार्थी पहले से ही हैं, बैचेस भरने ही वाले हैं, मान के चलिए। फुल हो जाएंगे तो बाद में फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। रीज़न उसका क्या है? उसका रीज़न ये है पर्सनल क्लासेस। एक विद्यार्थी को समय देना पड़ता है। एक-एक पर्सनल क्लास कई-कई बार 2-2 घंटे तक की हो जाती है, ठीक है? टीम बहुत छोटी है। एक बार वो टाइम फुल अप हो गया, तो फिर बाद में एडमिशन नहीं दे पाएँगे, क्योंकि सभी को इंडिविजुअल टाइम देना फिर संभव नहीं है। ऑनलाइन या रिकॉर्डेड क्लासेस हो तो हाँ, देख लो भाई, 100 लोगों को देखना है, 500 को देखना है, 1000 को देखना है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि नहीं, एक-एक को टाइम देना है इंडिविजुअल, तो फिर समय बचता नहीं है। और बाद में फिर विद्यार्थी संपर्क करते हैं, मना करना पड़ता है, कई बार होता है ये। इसलिए मैंने कहा कि देर किए बिना संपर्क कर लीजिए, और जब संपर्क करेंगे, आप बैच को ज्वाइन करेंगे, तो जो चीज़ें बताएँगे उनको तैयार करने में भी तो आपको समय लगेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए कि नहीं साहब, आपको ये चीज़ तैयार करनी है, ये वाली बुक पढ़नी है, हमने बताया। वो बुक ही 200 पेज की है, और ऐसी कई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक आध नहीं, कई पढ़नी पड़ेंगी, आपको साहब बताएँ। नोट्स बताए, कि बोले साहब ये पढ़िए आप इसको। तो उनको पढ़ने में समय तो लगेगा ना, उनको तैयार करने में समय लगेगा। और एक बार में वैसे ही तैयार हो नहीं जाएँगी। तैयार करके आप लाएँगे, फिर उसके बाद में हम बताएँ कि यार देखो, उसमें ये कमी है अभी आपकी। आपने उजले तौर पर उसको पढ़ लिया, या उसको समझ नहीं पाए, कोर सेक्शन को, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। फिर अगली बार तैयार करो, तो उसमें समय लगेगा। अभ्यास से ये चीज़ें आएँगी। तो इसलिए अभी समय जो है उसको गँवाएँ नहीं, बिना देर करे बिल्कुल साथ में लग जाएँ, जो बता रहे हैं उस तरह से करें। डेफ़िनिटली अच्छे से अच्छे नंबर आपको इंटरव्यू में मिलने वाले हैं, ठीक है? तो ये कुछ मोटे तौर पर बातें थी। आपके लिए मेरे ख्याल से कुछ हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है? आप सभी को बस मैं यही कहना चाहूँगा, कभी भी डेट आ सकती है, विधिवत तैयारी करें, लगकर तैयारी करें, हल्के में इंटरव्यू को ना लें, संपर्क में रहें, टच में रहें। अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे, अच्छा परफ़ॉर्मेंस वहाँ देंगे, अच्छे नंबर उठाएँगे, और आप सिलेक्शन उठाएँगे, ठीक है? मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। जय हिंद।